करेंगे कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। तो ये सेकंड केस होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये सिंपल पेंडुलम क्या होता है। देखिए, सिंपल पेंडुलम का मकसद होता है कोई भी ऐसा छोटा सा मास इस तरह से, सपोज करें एक छोटा सा स्टील का बाल है, उसको इस तरह से हम किसी भी एक स्ट्रिंग के साथ सस्पेंड करते हैं। स्ट्रिंग का मकसद होता है कोई भी ऐसा धागा जो स्ट्रेच होने से स्ट्रेच ना हो, जिसके अंदर एक्सटेंशन ना आए, और जो बहुत ही हल्का धागा हो, वेटलेस जिसको हम कंसीडर कर सके। तो वेटलेस का मकसद होगा बिल्कुल हल्का सा धागा हो, ऐसा हल्का धागा जिसका वेट न होने के बराबर हो, और जिसको एक्सटेंड करने से, खींचने से उसके अंदर एक्सटेंशन ना आए, वो एक्सपेंड ना हो, तो ऐसे धागे को हम स्ट्रिंग कहते हैं। और इसके साथ अगर छोटा सा एक बाल स्टील का हो या कोई और बाल हो, उसको सस्पेंड कर दे, तो ये सिंपल पेंडुलम बन जाता है। तो सिंपल पेंडुलम के अंदर एक छोटे से मास को हम किसी भी स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। अगर इसको हम इस तरह से करें, अगर सपोज करें कि ये वही इस तरह से हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, अगर हम इसकी ये ले लेते हैं कि ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है। आप इसके ऊपर यहाँ पे कहोगे कि इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही है, ये वेट है और इसकी वजह से इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन पैदा हो रहा है, और इस पोजीशन पे वेट इज इक्वल टू टेंशन, या वेट माइनस टेंशन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये धागे के अंदर सस्पेंडेड है, और ये जो स्टील का बाल है इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही, एक वेट है और एक टेंशन है। जब इस पोजीशन पे होता है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर वेट और टेंशन बैलेंस है, मींस वेट इज इक्वल टू टेंशन, और दोनों की सम जो होती है वो इस तरह से होती है। सपोज करें इस बाल को मैं इस तरह ले जाता हूं, इस बाल को मैं यहाँ पे लेके आया, तो देखिए जब इस बाल को मैं इस तरह से लेके आऊंगा तो ये वेट इस तरह से हो जाएगा, वेट इसी तरह से होगा, लेकिन अब ये टेंशन जो होता है वो इस तरह से हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको छोड़ूंगा, इसको इधर लेके मैं इसको छोड़ूंगा, तो ये इस तरह से वाइब्रेट करेगा, ये इस तरह से दो पोजीशंस के दरमियान इस तरह से वाइब्रेट करेगा। ये इसके ऊपर वेट लग रहा है और ये इसके ऊपर होगा टेंशन। तो अगर इसको मैं अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा इस तरह से करके छोड़ूंगा तो ये वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो इसकी मोशन भी वाइब्रेटरी मोशन होती है। तो इसकी जो वाइब्रेटरी मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी या नहीं होगी, इसको देखते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सिंपल पेंडुलम होता है, जब उसको हम सेंट्रल पोजीशन से यहाँ पे छोड़ते हैं तो ये इस तरह से वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो ये जो इस तरह से वाइब्रेट करता है मीन्स इसकी जो मोशन है ये भी वाइब्रेटरी मोशन है। अब पहली बात ये ध्यान में रखिएगा कि जब किसी भी, जैसे हमने स्प्रिंग के अंदर देखा था कि जब किसी भी स्प्रिंग को अपनी मीन पोजीशन से इस तरह से स्ट्रेच करके छोड़ते हैं तो वो स्प्रिंग वाइब्रेट करता है। उसके वाइब्रेट करने की वजह कौन सी है बेटा? उसके वाइब्रेट करने की वजह है रिस्टोरिंग फोर्स। ये स्प्रिंग को स्ट्रेच करने से रिस्टोरिंग फोर्स आती है, और वही रिस्टोरिंग फोर्स इसको वाइब्रेट करवाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर इसके अंदर हम इस तरह से छोड़ेंगे तो ये वाइब्रेट करता है, तो ये वाइब्रेट क्यों करता है? इसके अंदर तो कोई स्प्रिंग नहीं लगा हुआ, इसके अंदर तो कुछ नहीं, तो फिर
ये वाइब्रेट क्यों करता है? इसको वाइब्रेट करवाने वाली फोर्स, जिसको आप रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, इसको वाइब्रेट करवाने वाली फोर्स कौन सी होती है? रिस्टोरिंग फोर्स होती है। तो यहाँ पे पेंडुलम के अंदर ऐसी कौन सी फोर्स है जो उसको वाइब्रेट करवाती है? क्योंकि ये वो फोर्स होगी जो हमेशा उसका डायरेक्शन जो होगा वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स है? अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वेट के बन जाते दो कंपोनेंट। ये वेट डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे वेट के दो कंपोनेंट बनते हैं। ठीक है, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे वेट के दो कंपोनेंट बनते हैं इस तरह से, और यहाँ पे भी वेट के दो कंपोनेंट बनते हैं। एक कंपोनेंट इस तरह से बनता है, एक कंपोनेंट इस तरह से बनता है। ठीक है, ये थीटा होती है जो सेंट्रल पोजीशन के साथ, ये थीटा होती है। ठीक है, अगर थीटा ये देखे तो ये थीटा भी बराबर होगी, ये दोनों थीटा आपस में बराबर हो, ये थीटा और ये थीटा एक दूसरे के साथ बराबर हो। अब अगर आप देखोगे तो ये सिस्टम बन जाता है इस तरह से कि ये वेट है, ये आप कह ले वेट है, और ये वेट का एक कंपोनेंट है, दूसरा वेट का कंपोनेंट है, ये थीटा है। अगर थीटा के हिसाब से देखोगे तो ये W cos थीटा होगा और ये हो जाएगा W sin थीटा। तो यहाँ पे भी यही करोगे आप कि ये हो जाएगा W cos थीटा और ये हो जाएगा W sin थीटा। यहाँ पे भी होगा, ये W sin थीटा है और ये W cos थीटा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वेट का कंपोनेंट है, ये वेट के कंपोनेंट W sin थीटा का डायरेक्शन किस तरफ है? ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। तो जब आप इसको मीन पोजीशन से इधर ले जाते हो ना, तो वेट का W sin थीटा बढ़ता है। जैसे जैसे आप इसको एक्सट्रीम की तरफ लेते जाओगे W sin थीटा बढ़ता जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जब आप इसको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ ले जाओगे तो W sin थीटा बढ़ जाएगा, और जब आप इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाओगे तो W sin थीटा मैक्सिमम होगा। जब आप इसको छोड़ोगे तो W sin थीटा इसको बहुत तेजी के साथ मीन पोजीशन की तरफ ले आने की कोशिश करेगा। जब ये मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तो W sin थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि तब W और टेंशन एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे W sin थीटा 0 होता है, तो यहाँ पे मीन पोजीशन पे एक्सीलेशन नहीं होती, क्योंकि एक्सीलेशन किस वजह से होती है? फोर्स की वजह से होती है। और यहाँ पे फोर्स कौन सा है? W sin थीटा। तो जैसे जैसे बॉडी मीन पोजीशन पे आएगी W sin थीटा कम होगा, और जैसे जैसे एक्सट्रीम की तरफ जाएगी W sin थीटा बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा आप इसको देख ले, इस डायग्राम के अंदर देख ले बेटा। सपोज करें ये यहाँ पे बेटा, यहाँ पे W और टेंशन बराबर है बेटा, मीन्स वेट इज इक्वल टू टेंशन, या वेट माइनस टेंशन इज इक्वल टू 0। सपोज करें बॉडी आ गई यहाँ पे बेटा, अब वेट है बेटा, ये W है, ये देखे बेटा, ये W cos थीटा, ये W sin थीटा, यहाँ पे ये हो जाएगी बेटा थीटा 1, तो ये होगी थीटा 1 बेटा। तो यहाँ पे W sin थीटा 1 इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स आएगा बेटा। तो आप देखिए बेटा, ये पार्टिकल जैसे जैसे एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, ये पार्टिकल जैसे जैसे एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो ये थीटा बढ़ती जाएगी, ये थीटा 2 होगी। अगर थीटा बढ़ती जाएगी बेटा, तो आपको पता है कि W sin थीटा जो होगा यहाँ पे होगा W sin थीटा 2 रिस्टोरिंग फोर्स बेटा। अब आपको पता है कि थीटा 1 लेस देन थीटा 2 है, तो आप कह सकते हैं कि साइन थीटा 1 लेस देन साइन थीटा 2 होगी। देयरफॉर रिस्टोरिंग फोर्स, आप इसको कह ले रिस्टोरिंग फोर्स 1, इसको रिस्टोरिंग फोर्स 1 लेस देन होगी रिस्टोरिंग फोर्स 2। तो जैसे जैसे आप मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाओगे
तो यहाँ पे W sin थीटा बढ़ता जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाओगे तो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी। और जब बॉडी मीन पोजीशन पे आ जाएगी तो वेट और टेंशन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट फोर्स जीरो होगी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम मीन पोजीशन पे होता है तो रिस्टोरिंग जीरो। जब ये इस तरफ जाएगा तो फिर W sin थीटा बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब ये पेंडुलम इधर आएगा तो एक्सीलेट करेगा, जब इधर जाएगा डिसलेट करेगा। पेंडुलम भी ऐसे ही करता है, जब मीन पोजीशन की तरफ आएगा एक्सीलेट करेगा, जब एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो डिसलेट करेगा। क्योंकि जब ये मीन पोजीशन की तरफ आता है तो W sin थीटा के डायरेक्शन में आता है, जब ये एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो W sin थीटा से अपोजिट जाता है, इसलिए डिसलेशन पैदा होती है। तो अगर इसकी मोशन को आप देखते हैं तो इसकी मोशन के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स भी मौजूद है, वो W sin थीटा मीन्स यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, W sin थीटा मीन्स वेट का जो W sin थीटा कंपोनेंट है वो रिस्टोरिंग फोर्स वाला किरदार अदा करता है। और वो वैसे ही जैसे पेंडुलम मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो W sin थीटा बढ़ता है, और जब ये पेंडुलम एक्सट्रीम पे चला जाता है तो W sin थीटा जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे इस तरह। तो आप कहेंगे कि ये वाइब्रेटरी मोशन भी है और इस वाइब्रेटरी मोशन के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स भी है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स इस पेंडुलम को एक्सीलेट भी करवाती है डिसलेट भी करवाती है। पेंडुलम जब मीन पोजीशन की तरफ आता है एक्सीलेट करता है, जब एक्सट्रीम की तरफ जाता है डिसलेट, वापस आएगा एक्सीलेट करेगा, वापस जाएगा डिसलेट करेगा, बिल्कुल वही बिहेवियर शो करता है जैसे हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम करता है। तो आप कहेंगे कि इसके अंदर वो सारी चीजें मौजूद है जो किसी भी बॉडी की सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए जरूरी है। लेकिन इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी कब? जैसे हमने कहा था हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होगी जब उसके सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं होगी। तो अगर ये पेंडुलम है, इसको अगर हम इस तरह से वाइब्रेट करवाते हैं तो इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होगी? इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होगी जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है, जब इसको आप वैक्यूम के अंदर वाइब्रेट करवाते, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जब ये इस तरह से वाइब्रेट करेगा ना तो एयर के अंदर करेगा तो यहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन आएगी, और फ्रिक्शन जो होती है वो एनर्जी के लॉस का सबब बनेगी, और टोटल एनर्जी इसकी कंजर्व नहीं रहेगी। जब टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी तो एनर्जी हम पढ़ के एनर्जी का ताल्लुक एम्पलीट्यूड के साथ है। अगर फ्रिक्शन के अंदर ये एयर के अंदर वाइब्रेट करेगा फ्लूइड फ्रिक्शन आएगी, फ्लूइड फ्रिक्शन इसकी एनर्जी को कम करेगी, इसकी एनर्जी अगर कम होगी मींस इसका एम्पलीट्यूड कम होगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये वाइब्रेट करता जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, आखिरकार ये रुक जाएगा और फिर इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रहेगी। क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी का कंजर्व रहना जरूरी है। लास्ट जो है वो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कोई भी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है उस बॉडी की टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। तो यही सबब होता है कि अगर हम कहें कि इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन उसी सूरत में होगी जब इसके अंदर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी, मींस अगर आप इस पेंडुलम को वैक्यूम के अंदर वाइब्रेट करवाओगे तो इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। अगर ये एयर के अंदर वाइब्रेट करेगा तो इसके ऊपर इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो अब इसको मैं लिखता हूं कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम becomes simple harmonic motion if air resistance is not present। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो इसकी मोशन पेंडुलम की कौन सी मोशन हो जाएगी बेटा? सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगी। और इसके अंदर बेटा रिस्टोरिंग फोर्स
is provided, restoring force is provided by W sin थीटा। वेट नहीं करता, वेट का कंपोनेंट करता है बेटा, ठीक है। और ये जो होता है बेटा, आप कह सकते हैं कि पेंडुलम एग्जीक्यूट्स वाइब्रेटरी मोशन ड्यू टू W साइन थीटा। ये W साइन थीटा की तरह वाइब्रेटरी मोशन करता है। इसका रेस्पॉन्सिबल कौन सा होता है? इसका रेस्पॉन्सिबल जो होता है वो कंपोनेंट होता है W साइन थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पेंडुलम होता है, ठीक है, पेंडुलम की मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकती है, क्योंकि ये वाइब्रेटरी मोशन है। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो ये मोशन पीरियाडिक मोशन होगी, अगर एयर रेजिस्टेंस होगी तो पीरियाडिक मोशन नहीं होगी। तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस इसकी मोशन वाइब्रेटरी भी है, पीरियाडिक भी है। और अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर बिल्कुल उसी तरह से फोर्स वेरी करती है जिस तरह से किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में करती है, कि जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो डिसलेशन आती है, जब एक्सट्रीम से मीन की तरफ आता है तो एक्सीलेशन आती है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है कि जब ये मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो W साइन थीटा बढ़ता है, और जब ये एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगा, जैसे ये एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगा तो एंगल कम होती जाएगी, एंगल कम होती जाएगी तो W साइन थीटा जो हो जाएगा। जब ये मीन पोजीशन आएगा तो थीटा जीरो, जब जीरो हो जाएगी W साइन जीरो हो जाएगा। इसलिए मीन पोजीशन पे किसी भी किस्म की एक्सीलरेशन नहीं होगी। एक्सीलरेशन का ताल्लुक किसके साथ होता है? W साइन थीटा के साथ होता है, क्योंकि W साइन थीटा ही यहाँ पे इसको एक्सीलरेट या डिसलेट करवा रहा है। और मीन पोजीशन पे जब W साइन जीरो हो जाएगा तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगी और वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की चीजें डिस्कस की थी। तो ये कंडीशंस हैं सिंपल पेंडुलम की मोशन के सिंपल हार्मोनिक मोशन बनने के लिए। अब अगर इसकी इक्वेशन हम ड्राइव करें बेटा, तो इसकी एक्सीलेशन को हम कहते हैं कि A इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये जो A होती है ये होती है F अपॉन M। एक्सीलेशन की इक्वेशन हम लगाएंगे कि एक्सीलेशन होती है बेटा फोर्स अपॉन मास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगती है बेटा, ये होती है इसके ऊपर जो फोर्स लगती है, जो इसको एक्सीलेशन प्रोवाइड करती है, ये होती है W साइन थीटा। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस, माइनस हम लगाते हैं बेटा उस वजह से कि ये टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है, इसलिए माइनस लगाते हैं बेटा। इज इक्वल टू W साइन थीटा अपॉन मास इज इक्वल टू mg साइन थीटा अपॉन मास। तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू G साइन थीटा। वही ग्रेविटी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसके अंदर बात भी देखे आ रही है, ठीक है। ग्रेविटी की वही एक इंटरेस्टिंग बात है जो ग्रेविटी के अंदर हर जगह पे आती है, ठीक है। कौन सी है? अगर आपको याद है तो ग्रेविटी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब किसी भी चीज के अंदर एक्सीलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी होती है, अगर किसी भी बॉडी के अंदर एक्सीलेशन पैदा होती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो एक्सीलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। फ्री फॉल की एक्सीलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, ठीक है। तो ये क्यों है? इसलिए कि ये फ्री फॉल ग्रेविटी की वजह से। यहाँ पे ये जो पेंडुलम की एक्सीलेशन देखे इंडिपेंडेंट ऑफ मास आ गई, इसलिए कि ये एक्सीलेशन वेट की वजह से, और वेट क्या है? ग्रेविटेशनल पुल है। तो ये देखें ग्रेविटी की बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसी एक्सीलेशन जो ग्रेविटी की वजह से होती है वो एक्सीलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। इसका मकसद है आप पेंडुलम का मास ज्यादा रखो, मास कम रखो, अगर दोनों को इक्वली इक्वली एंगल पे छोड़ोगे तो उनकी एक्सीलेशन सेम होगी, ठीक है, क्योंकि एक्सीलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बेटा इस तरह से A इज इक्वल टू आप करोगे G साइन थीटा, ये आ गई आपकी इक्वेशन A बेटा,
ठीक है, यहाँ पे रखें। अब देखें बेटा, हम सर्कुलर मोशन में एक फैक्ट पढ़ते हैं बेटा। देखें, ये बात आपकी पढ़ी हुई है, आपको याद नहीं होगी बेटा, कि अगर कोई भी बॉडी इस तरह से सर्किल में रिवॉल्व करती है, सपोज करें इसको बेटा, ध्यान से समझिएगा। सपोज करें बेटा, अगर कोई भी बॉडी इस तरह से सर्किल में रिवॉल्व करती है, देखें बेटा, अगर सपोज करें ये पार्टिकल है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ये पार्टिकल बेटा इस तरह से ज्यादा अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय करता है बेटा, अगर इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है बेटा, ठीक है, तो देखें, अगर थीटा 1 > 5 डिग्री है बेटा, ठीक है, तो यहां पे आप ये ट्राइंगल बनाओगे बेटा, तो ये अगर ट्राइंगल आप बनाओगे ओ पी क्यू, ठीक है बेटा, अगर थीटा ग्रेटर देन हमारे पास है बेटा कि थीटा ग्रेटर देन 5 डिग्री है, तो ट्राइंगल ओ पी क्यू इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल बेटा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ध्यान में रखिएगा। कब? जब थीटा ग्रेटर देन 5 डिग्री होती है, जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है। अब मैं यहाँ पे वाइब्रेटरी या सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्यों जोड़ रहा हूं सर्कुलर से? इसलिए कि दो वाइब्रेटरी मोशन आपस में मिलके ही तो सर्कुलर मोशन बनाती है। सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन ही तो वाइब्रेटरी मोशन होता है। सर्कुलर मोशन दो वाइब्रेटरी मोशन की कॉम्बिनेशन तो होती है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। अब किसी बच्चे ने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि सर आपने क्लास में कहा कि दो वाइब्रेटरी मोशंस कंबाइन होके सर्कुलर मोशन बनाती है, तो क्या ये कंफर्म है? ठीक है, अब आप मुझे बता दें ये कंफर्म है या नहीं। जाहिर है मैंने जो चीज कही है वो चीज है तभी कही है ना। तो सर आपने ये कहा तो था, लेकिन मैंने कंफर्म करने के लिए पूछा। तो आपकी मर्जी है, अब इसका मैं क्या जवाब दूं कि ये चीज कंफर्म है या नहीं है। तो कंफर्म है, मेरे लिए तो कंफर्म है। अगर आपको किसी और ने कुछ और कहा है तो आप उसी से एक्सप्लेनेशन ले लीजिए। बाकियों की एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगा, मैं अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। तो ये कंफर्म है। वो अगर बच्चा अभी भी सुन रहा है तो ये कंफर्म है, मेरी तरफ से कंफर्म है कि दो वाइब्रेटरी मोशन आपस में मिलके सर्कुलर मोशन बनाते, ठीक है। दो वाइब्रेटरी मोशन की कॉम्बिनेशन से जो है वो सर्कुलर मोशन बनती, ठीक है। कंफर्म है, कंफर्म कर लो। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको किसके साथ जोड़ रहा हूं? मैं इसीलिए इसको जोड़ रहा हूं सर्कुलर मोशन से। ध्यान से अब आ जाते हैं दूसरी कंडीशन पे बेटा। दूसरी कंडीशन पे ये आ जाते हैं कि कोई भी बॉडी अगर इस तरह से सर्कुलर मोशन में है बेटा, कोई भी बॉडी अगर इस तरह से सर्कुलर मोशन में होती है बेटा, और उसकी थीटा जो होती है बेटा, ये आप कह ले थीटा बेटा, ये जो थीटा 2 है ये लेस देन 5 डिग्री है बेटा, ठीक है। तो ये ट्राइंगल जो बनता है बेटा वही ओ पी क्यू बेटा, ये ट्राइंगल जो बनेगा ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। आप देख सकते हैं बेटा ये एंगल कौन सी बनेगी? राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। तो आप कहोगे कि ट्राइंगल ओ पी क्यू बिकम्स राइट एंगल ट्राइंगल बेटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है, ठीक है। जब कोई भी बॉडी सर्कुलर में रोटेट करती है और उसका थीटा लेस देन 5 डिग्री है, तो उसकी इनिशियल फाइनल पोजीशन और सेंटर के दरमियान जो ट्राइंगल बनेगा वो राइट एंगल नहीं बनेगा। अब ग्रेटर देन अगर 5 है, अगर लेस देन 5 है तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। अगर लेस देन 5 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है?
एस अपान आर, ये होता है एस, ठीक है, और ये क्या होता है, इसके अंदर आर होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एस अपान आर, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके अंदर साइन थीटा भी क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपान बेस। थीटा ये है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है एस और बेस है आर, तो साइन थीटा भी किसके बराबर होगी, साइन थीटा भी एस अपान आर के बराबर होगी, ठीक है। अगर एंगल लेस देन 5 डिग्री है तो साइन थीटा भी एस अपान आर के बराबर बनेगी। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इफ थीटा लेस देन 5 डिग्री तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एस अपान आर है और साइन थीटा भी किसके बराबर है, एस अपान आर है। ये कब होता है, ये तब होता है जब एंगल लेस देन 5 डिग्री होती है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा के। अब आप कहोगे कि पेंडुलम को मैंने क्यों जोड़ा है, बेटा पेंडुलम सर्कुलर मोशन का हिस्सा ही तो होता है, मीन्स पेंडुलम इसी तरह से सर्कुलर मोशन का एक हिस्सा तो होता है, इसलिए आप सर्कुलर मोशन की चीजें यहाँ पे लगा सकते हैं। वैसे भी सिंपल हार्मोनिक मोशन सर्कुलर मोशन ही है, क्योंकि दो सिंपल हार्मोनिक मोशन मिलके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनाते, दो सिंपल हार्मोनिक मोशन मिलके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनाएंगे, दो वाइब्रेटरी मोशन बन के सर्कुलर मोशन बनाते, क्योंकि सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती अगर वो पीरियोडिक नहीं है। तो यहाँ पे इसकी मोशन मैंने कौन सी की है, इसकी मोशन मैंने की है कि इसकी मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर ये थीटा लेस देन 5 डिग्री है तो साइन थीटा और थीटा बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो साइन थीटा और थीटा अगर बराबर हो जाएंगे तो आप करोगे ए इज इक्वल टू माइनस जी इंटू थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और थीटा हो जाएगा यहाँ पे माइनस जी, यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये थीटा है, थीटा के सामने ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स, और ये आर जो होगा यहाँ पे आर इज इक्वल टू लेंथ है, जितनी लेंथ है उतना ही इसका रेडियस माना जाएगा। तो आप इसके लिए करोगे माइनस जी एस अपान जो है वो आर, और यहाँ पे आप करोगे ये होगा माइनस जी एस हो जाएगा एक्स के बराबर अपान एल, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस जी अपान एल इंटू एक्स। जी और एल दोनों कांस्टेंट होते हैं, देयरफॉर एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब है कि हेंस प्रूव्ड इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि ये कंडीशन किसकी होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की होती है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो सिंपल पेंडुलम होता है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में उसी सूरत में हो सकता है जब दो चीजें होती है, एक के उसके अंदर फ्लूइड फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस ना हो, दूसरी कि उसकी एंगल ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर एंगल ज्यादा होगी तो थीटा को साइन थीटा के बराबर नहीं कर पाएंगे, फिर इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे, इसको आप प्रूव नहीं कर पाओगे कि इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती भी नहीं, क्योंकि अगर एंगल बड़ी बनेगी ना तो जो स्ट्रिंग होता है ना उसके अंदर टेंशन जो होता है वो डिसबैलेंस होता है, और उससे ये होता है स्ट्रिंग ढीला हो जाता है, और फिर उसके अंदर वो चीज नहीं रहती। जैसे आपने बहुत बड़े झूले देखे हैं कि वो इस तरह ऊपर जाते हैं ना, तो फिर उसकी मोशन जो होती है वो हाइट की वजह से अफेक्टेड होती है, वो हाइट की वजह से नहीं होती, वो एंगल की वजह से होती। इसलिए आप कहोगे कि सिंपल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन उसी सूरत में होगी जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी और वो स्मॉलर एंगल पे वाइब्रेट कर रहा है। अगर वो लार्जर एंगल पे वाइब्रेट करेगा तो उसको अलग से डील करेंगे। तो ये हो गई हमारे पास बेटा सिंपल पेंडुलम की मोशन। अब करते हैं हम इसका टाइम पीरियड बेटा। अब हम करते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ
सिंपल पेंडुलम बेटा। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? देखिए बेटा, आपको पता है कि इन प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम, बेटा प्रोजेक्शन के अंदर हमने पढ़ा था एक्सीलेशन होती है -ओमेगा² इंटू एक्स। और हमने बेटा इन सिंपल पेंडुलम पढ़ा है, इन सिंपल पेंडुलम बेटा हमने पढ़ा है एक्सीलेशन होती है -g/l इंटू एक्स बेटा। इक्वेशन 2 है। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे बेटा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बेटा, अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो -ओमेगा² एक्स इज इक्वल टू -g/l इंटू एक्स होगा। माइनस माइनस में जाएगा, एक्स एक्स के अंदर जाएगा, तो ओमेगा होगा अंडर रेडिकल g/l। ओमेगा एक k/m होता है सिंपल पेंडुलम, उसके अंदर हॉरिजॉन्टल मास सिस्टम के अंदर 2π/t इज इक्वल टू अंडर रेडिकल g/l, या t होगा 2π अंडर रेडिकल l/g। ये टाइम पीरियड का फार्मूला, ठीक है। अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी करेंगे, फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड बेटा, तो आप कर सकते हो इसको फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π अंडर रेडिकल g/। ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। फ्रीक्वेंसी का मकसद है नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो ये हो गया बेटा हमारे पास सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला बेटा। अब टाइम पीरियड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बेटा, इनको इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है वो किन फैक्टर्स, क्योंकि ये ज्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। आज टाइम हो गया, इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं कि किस पे डिपेंड।